यहाँ पर हमारे पास इस यूनिट के अंदर बोहर मॉडल के बारे में स्टडी करना है। बोहर मॉडल के अंदर हमारे पास ये जो मॉडल्स क्यों लाया गया है, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि बोहर मॉडल के पीछे क्या रीज़न है। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास एटम का जो स्ट्रक्चर है, इसके बारे में इस यूनिट के अंदर हमें स्टडी करना है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो इस पूरे एटम के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो 1885 के अंदर हमारे पास ये एक साइंटिस्ट का नाम था, हमारे पास ये जो बामर, क्या नाम था इसका, बामर। ये जो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या करा था कि हाइड्रोजन एटम का एक स्पेक्ट्रम लिया, हाइड्रोजन एटम का एक स्पेक्ट्रम लिया। तो इन्होंने इस स्पेक्ट्रम के अंदर हमारे पास बहुत सारी यहाँ पर लाइन मिली, बहुत सारी लाइन मिली। तो ये जो लाइंस हमारे पास मिलती है वह कौन कौन सी होगी, यहाँ पर हमारे पास H अल्फा लाइन मिलती है, H बीटा लाइन है, H गामा है और एक होती है एक डेल्टा। ये जो ये चार लाइन मिली हमें इसके अंदर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर, इसके द्वारा बामर के द्वारा, और इनका जो कलर होता है वह अलग अलग था। जैसे इसका कलर हमारे पास H अल्फा का रेड था, बीटा का था वो बैंगनी यानी ऑरेंज, या सॉरी ये ब्लू है। बीटा का क्या होगा आपके पास, इसका जो कलर होता है वो ब्लू। H बीटा का सॉरी ब्लू नहीं ग्रीन है, इसका कलर क्या है, ग्रीन होता है। इसी तरह से हमारे पास जो गामा का जो कलर होता है वह ब्लू है, इसका कलर ब्लू होता है। और इसी तरह से ये जो H डेल्टा का कलर होता है वो ऑरेंज, बैंगनी कलर का। ये बैंगनी हमारे पास ये जो ऑरेंज कलर है। अब ये जो हमारे पास बामर ने इन्हें H जो हाइड्रोजन एटम है इसका स्पेक्ट्रम लेकर देखा, तो उन्होंने देखा कि H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा और डिफरेंट कलर की हमें ये लाइन मिल रही थी। तो बामर को ये समझ में नहीं आया कि ये एक्चुअल में क्यों जनरेट हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, बामर को समझ में नहीं आया। तो हमारे पास इसके लिए 1931 के अंदर, ये जो 1913 सॉरी कब आया अपने पास, 1913 में बोहर्स ने इस एटम का पूरा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की। पूरा हमारे पास रीज़न तो नहीं मिला, कुछ चीज़ें थी हमारे पास जिनका एक्सप्लेनेशन नहीं आया, लेकिन मैक्सिमम जो इसके जो रिजल्ट थे इनको एक्सप्लेन करने में बोहर मॉडल सफल हुआ था। तो 1913 में बोहर्स ने अपना एक मॉडल दिया, बोहर ने अपना मॉडल दिया। इस मॉडल के अंदर इन्होंने कुछ नहीं किया, एक तो हमारे पास ये रदरफोर्ड का स्कैटरिंग होता है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग, लेकिन मेरे पास ये जो बाकी एटम का स्ट्रक्चर कैसे होगा इसके बारे में नहीं पता था। यानी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड होते हैं, कैसे ऑक्यूपाइड होते हैं, इसके बारे में मेरे पास क्वेश्चन मार्क था। तो इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था। तो रदरफोर्ड ने जो है वह, ये बोहर्स ने रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें करेक्शन दिया 1913 में। 1930 में इन्होंने इसके बारे में करेक्शन दिया। तो इन्होंने कुछ एजम्पशंस लिया या अभिधारणाएं इन्होंने मानी थी इन्होंने कि इसकी क्या क्या अभिधारणा है। भाई किसी भी चीज़ को मानने के पहले हमें यह अभिधारणाएं लेनी पड़ती है। तो अभिधारणा के अंदर इन्होंने बहुत सारी इन्होंने अभिधारणाएं मानी थी। इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस की खोज तो पहले ही रदरफोर्ड के द्वारा की जा चुकी है। उन्होंने कहा, फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट था
किसका? बोर्स मॉडल का, कि इसके चारों ओर ऑर्बिट होते हैं, इसके चारों ओर ऑर्बिट होते हैं। इन ऑर्बिट को इन्होंने कहा कि एक कोई स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं, स्थायी कोई क्या है हमारे पास ऑर्बिट होते हैं। इन स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। तो फर्स्ट इसका एजम्पशन क्या था कि न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट होते हैं। ऑर्बिट को क्या नाम दिया उसने? स्टेशनरी या स्थायी कक्षाएं के नाम से इन्होंने कहा। साथ ही साथ कहा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहे हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर, तो इन ऑर्बिट्स के लिए हमारे पास ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट कक्षीय कोणीय संवेग का मान है वह p5 इन्होंने माना, और इसका जो मान है mvr इक्वल्स टू nh क्रॉस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ये nh क्रॉस के बराबर होता है। यानी ये जो प्लांक नियतांक होता है जो बनते हैं, इनके लिए हमारे पास ये जो एंगुलर मोमेंटम है, इनका मान इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? nh क्रॉस के बराबर होता है। ये किसने कहा? सेकंड एजम्पशन बोर्स मॉडल का है। तो इसी प्रकार से इन्होंने थर्ड जो एजम्पशंस लिया है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो नाभिक के चारों एनर्जी से लोअर में भी जा सकता है, लोअर एनर्जी से अपर एनर्जी में भी जा सकता है। तो उस कंडीशन में जब ये हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है तो उस समय क्या होगा? ये हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है तो ये जो एनर्जी का एनर्जी क्या करेगा? ये इमिट करेगा, इमिशन करता है, उत्सर्जन करता है। और यदि ये लोअर से अपर में जाता है तो क्या करेगा? एनर्जी को अवशोषित करता है, एनर्जी को अवशोषित करने का काम करता है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो इमिशन या एब्जॉर्प्शन होता है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या हो गया आपके पास? ये रेडिएशन को इमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है। इलेक्ट्रॉन था कि यदि हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन अपर से लोअर या लोअर से अपर की ओर जाता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या एब्जॉर्ब करेगा या उत्सर्जित करता है। इसी प्रकार से यहाँ पर यदि मैं मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर एनर्जी का मान En है और कोई दूसरे दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी क्या है? Ep अगर है तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी इमिट होगी फोटोन की फॉर्मेट में इमिट होगी। यानी ये जो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हमने फोटोन माना था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एनर्जी इमिट होती है। ये एजम्पशन हमारा फोर्थ था। इसी तरह से इन्होंने फिफ्थ जो एजम्पशंस माना है वह ये माना कि यदि मान लीजिए ये नाभिक जो इलेक्ट्रॉन नाभिक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ये जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, यदि हम इसके सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए। इसका जो मान है वह कितना होता है हमारे पास? 1/, ये हमने 12th में पढ़ा था, 1/4π एप्सिलॉन नॉट जेड ई इंटू ई और बाय इनके बीच की दूरी। यानी कोई चार्ज हमारे पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना जेड है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ई है। तो ये जो आपके पास इनके बीच में जो फोर्स लगता है वह कितना होता है हमारे पास? 1/4π एप्सिलॉन 0 ZE/A और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वह mv²/r होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का मान mv²/r होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग कितने एजम्पशंस माने गए? 5 एजम्पशंस माने गए हैं। तो इन 5 एजम्पशंस की सहायता से बोहर ने एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की कोशिश करी। यानी एटम का जो रेडियस है वह कितना होता है और इस रेडियस के कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी एनर्जी कितनी होती है, इन्हें फाइंड करने के लिए इन्होंने फार्मूले को डिराइव किया है।
तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये एटम की जो ऑर्बिट होती है उसका रेडियस निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ उसकी कितनी एनर्जी होगी, पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी उसका मान हम लोग यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं ये जो बोहर के मॉडल हैं, इन्हीं एजम्पशन की सहायता से हम लोग सारी चीज़ें फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो एंगुलर मोमेंटम वाला पार्ट था, इसकी सहायता से हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास mvr इक्वल्स टू क्या था, nh क्रॉस था। ये जो यहाँ से मैं किसका मान निकाल लूँ, वेलोसिटी का मान निकाल लेता हूँ, और क्या जाएगा मेरे पास, ये mr आ जाएगा। ये वैल्यू मेरे पास mr आ जाती है। मैं यहाँ नंबरिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ से मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। उसी प्रकार से ये जो mv स्क्वायर है, ये इसको मैं सॉल्व करके और क्या कर लूँ, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ZE इंटू ई, और यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास R, और यहाँ से क्या जाएगा, M को उठा के मैं इधर ले आता हूँ, M को उठा के इधर ले आता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, V स्क्वायर बचेगा, यहाँ से V स्क्वायर बचेगा। तो इस तरह से मैंने क्या कर लिया, इसको एक यहाँ से V का मान निकाल लिया और इधर से V स्क्वायर सेपरेट कर लिया। इसको उठा के कहाँ रख दूँ, मैं यहाँ पर रख देता हूँ। कहाँ पे रख दूँ, मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो यहाँ जो वैल्यू हमारे पास आएगी वह क्या आएगी, ध्यान से देखिए आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर मेरे पास m है, यहाँ पर क्या है, m है, और ZE और ZE को आप ZE स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ZE स्क्वायर हो गया, और यहाँ से R हो गया, और इसका स्क्वायर करना है तो n स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर, और यहाँ पर R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ये R से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से कैंसिल होने के बाद मेरे पास ये जो रिजल्टेंट मान आएगा वह R को मैं इधर कर लेता हूँ और बाकी को इधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो n स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर, और यहाँ से 4 पाई, यहाँ R इधर चला गया, R स्क्वायर था, R इधर चला गया, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा n क्रॉस स्क्वायर, और बाकी जो बचे बटे में हमारे पास बचेगा वह क्या आएगा, एक तो हमारे पास आएगा 4 पाई स्क्वायर, क्या आएगा यहाँ से 4 पाई स्क्वायर m, और ZE स्क्वायर। यहाँ से मैंने क्या किया है कि ये जो h क्रॉस स्क्वायर है, इसकी जगह मैंने h/2 पाई रख दिया, तो यहाँ इसलिए मेरे पास क्या आ गया, ये 4 पाई स्क्वायर। यहाँ पर सिर्फ क्या जाएगा, h स्क्वायर आ जाएगा, क्या h स्क्वायर आ जाएगा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास यहाँ पर क्या मान आ सकता है, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h का स्क्वायर और बाई पाई m और ZE स्क्वायर। तो इस तरह से मेरे पास किसका मान आ गया, ये R का मान आ जाता है। अगर मैं इसमें nth ऑर्बिट की अगर बात करूं तो इसको हम लोग Rn लिख सकते हैं। तो इस तरह से मेरे पास क्या आ गया, nth ऑर्बिट का क्या आ गया, रेडियस का मान आ जाता है। यहाँ से हमारे पास ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो सारी वैल्यू हम लोग रख के इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ से क्या वैल्यू आ गई मेरे पास, ये मान आ जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मेरे पास ये जो सॉल्यूशन आया है किसका मान आ गया, मेरे पास Rn का मान। Rn का मान क्या हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई स्क्वायर m ZE स्क्वायर और n स्क्वायर, ये मान आता है। तो इस तरह से मेरे पास क्या आ गया, ये ऑर्बिट की त्रिज्या का मान आ गया। nth ऑर्बिट भी ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये nth ऑर्बिट, या फिर मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो यहाँ से सिंप्लीफिकेशन भी कर सकता हूँ। R1 R2 R3 के मान हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से देखिए आप, यदि मुझे R1 का मान अगर निकालना हो तो कैसे निकालूंगा मैं, ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है उसका मान मैं डायरेक्ट रख देता हूँ,
यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास ये जो वैल्यू आएगी 0.53 क्रॉस 10 टू द पावर -3 मीटर आएगा। और यदि मैं इसको एंगस्ट्रॉम में अगर चेंज करूं तो 0.53 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास ये जो पहले ऑर्बिट या फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस होती है वह कितनी होती है, 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। ये हमें अच्छे से याद करके रखना है कि किसी भी यहाँ पर हाइड्रोजन एटम या दूसरे एटम की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस होती है वह कितनी होती है, हाइड्रोजन एटम के लिए 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है। इसी प्रकार से हम किसका मान निकाल सकते हैं, दूसरे ऑर्बिट का रेडियस भी निकाल सकते हैं। अगर R2 का मान निकालना चाहें तो हम लोग यहाँ पर R2 का जो मान है वह कितना आएगा, 2^r1। तो इसका मान हमारे पास कितना आएगा, इसकी वैल्यू अगर रख दें तो 212 एंगस्ट्रॉम के बराबर आएगा, 2.12 एंगस्ट्रॉम के बराबर। इसी तरह से अगर थर्ड ऑर्बिट की अगर रेडियस निकालना चाहें तो 3 का स्क्वायर और इंटू R1, सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो 4.57 एंगस्ट्रॉम आएगा। तो इस तरह से मैं किसी भी ऑर्बिट की त्रिज्या का मान निकाल सकता हूँ। अगर मैं nth ऑर्बिट का अगर जनरल फार्मूला अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, n² इंटू R1। ये जो जनरल फार्मूला है वह हमें हमेशा याद रखना है। nth ऑर्बिट की जो रेडियस होगी वह कितनी होगी, n²r1। n यानी ऑर्बिट नंबर्स, कौन से ऑर्बिट का रेडियस हमें फाइंड करना है, दूसरे ऑर्बिट का, तीसरे ऑर्बिट का, चौथे ऑर्बिट का। इस तरह से हम लोग वैल्यू रखकर किसी भी ऑर्बिट की त्रिज्या का मान फाइंड कर सकते हैं। यदि मुझे ये पहले ऑर्बिट की त्रिज्या का मान पता हो तो, यानी हमें ये जो फर्स्ट ऑर्बिट की जो त्रिज्या है 0.53, किसी भी ये जो हमारे पास एटम का जो रेडियस है वह हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर एजुम्पशन के साथ सारी चीजें एक साथ देख सकते हैं। जो टॉपिक्स आएगा वह क्या आएगा आपके पास, एनर्जी भी मुझे फाइंड करना है। क्या निकालना है यहाँ पर, एनर्जी भी फाइंड करना है। तो ये जो आपके पास एटम आ रहा है, एटम की जो हाइड्रोजन एटम की nth ऑर्बिट की अगर हम एनर्जी की बात करें तो तो इसके अंदर ये जो एनर्जी होगी nth ऑर्बिट के अंदर, यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो कितनी एनर्जी होना चाहिए, एक तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की, और प्लस क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो होना चाहिए। तो यानी इसकी जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक की 1/4πε0, और हमने ये पहले ही सॉल्व किया था। तो इसका मान कितना होता है, ये जो दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वह कितना होता है, इसके बराबर होता है। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होगा उसकी जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी, उस एनर्जी के जोड़ के बराबर होना चाहिए। अब मेरे पास ये जो 12 mv² आया है, इसको थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। यानी हमारे पास वहाँ पर क्या आया था, आपके पास ये जो वैल्यूज हमारे पास आई थी वहाँ पर mv²/r, और दोनों के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स था क्या था, इसके बराबर था अपॉन इंटू ZE और बाय r²। यही फार्मूला हमने वहाँ पर लिखा था। तो यहाँ से क्या करूँ मैं, ये जो r से तो r कैंसिल कर देता हूँ और 1/2 यहाँ जोड़ देता हूँ और 1/2 यहाँ जोड़ देता हूँ। ये 12 mv² हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 mv²। तो यहाँ से मैं ये जो 12 mv² ऊपर से निकाल कर यहाँ पर सीधा रख देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 1/4πε0, और यहाँ जो वैल्यू आपकी आएगी ZE इंटू E
और बाई ये केवल r बचेगा और यहाँ से ये माइनस और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और जेड ई इंटू ई बाई आर। यहाँ से मेरे पास ये जो r क्या इधर नहीं आएगा, क्या आएगा 1/2r है और यहाँ r है। ठीक है, यहाँ ये जो मान है यहाँ से गलत हो रहा था 1/2 का मल्टीप्लाई मैंने इधर कर दिया था। ठीक है, चलो तो ये 1/2r आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा, ये r इधर 2 तो माइनस हो जाएगा, इसलिए एनर्जी क्या आ जाएगी आपकी, नेगेटिव आ जाएगी। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैंने इधर गलती से लिख दिया था। ठीक, क्लियर। का मान आ गया, किसका मान आ गया, आपके पास एनर्जी का मान आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, ये एनर्जी आ गई। क्या आ गई, अब जो रेडियस का मान आया था मेरे पास ऊपर, जो r का मान था, वह मैं क्या कर दूं, यहाँ पर लाके रख देता हूँ। मान रख दिया, यहाँ पर r का मान रख दिया। अब इसको क्या करूँ, मैं सिंप्लीफाई करूँगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास यहाँ जो वैल्यू बचेगी ये भी कांस्टेंट है। तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू ऐसा लग रहा है कि एक प्रोपोर्शनल के अंदर अगर इसको डाल दूं तो यहाँ पर क्या जाएगा, 1/n² आ जाएगा। ये जो एनर्जी होगी वह कितनी होगी आपके पास, n² के डायरेक्टली क्या होगी, प्रोपोर्शनल होती है। अगर मैं यहाँ पर यदि क्या करूँ, यदि यहाँ पर ये जो फर्स्ट ऑर्बिट की अगर हम त्रिज्या निकालना चाहें, एनर्जी निकालना चाहें, फर्स्ट ऑर्बिट की क्या निकालना चाहें, एनर्जी अगर निकालना चाहें, तो यहाँ पर मेरे पास ये जो nth ऑर्बिट की जो एनर्जी निकाली थी उसमें क्या कर दूं, मैं यहाँ पर सब वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, आएगा। अगर मैं जूल को काय में चेंज कर दूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर दूं, तो -13.6/n² eV इतनी एनर्जी आएगी, -13.6/n²। यानी n का मान 1 रखें तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है -13.6 होगी। दूसरे ऑर्बिट की अगर रख दूं मैं यहाँ पर, यानी n² रख दूं, क्या करूं मैं यहाँ पर n²। इसके पहले हमारे पास यहाँ पर एक रिडबर्ग कांस्टेंट का भी हम लोग यहाँ पर एजम्पशंस डालते हैं। किस फार्मूले के अंदर, इस फार्मूले के अंदर रिडबर्ग कांस्टेंट को भी लाया जाता है। ये रिडबर्ग कांस्टेंट का जो मान होता है 2π² m⁴ और बाई 4π एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर और CH3 इसको रिडबर्ग कांस्टेंट कहा जाता है। इसका मान r होता है। इसका जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू होता है वह 1.1 × 10⁷ पर मीटर होता है। तो यहाँ पर अगर रिडबर्ग कांस्टेंट को, इसको अगर मैं यहाँ पर जनरेट करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या h³ है और c लाया गया है, तो c को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ नीचे मेरे को क्या करना पड़ेगा, c को यहाँ पर जनरेट करना पड़ेगा। तो c और h³ है, क्या है आपके पास h³, यहाँ h² क्रॉस नहीं है, h है, तो h का क्या करना पड़ेगा आपको, c का ऊपर और h का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। सिंपल सी बात है, क्या करूंगा मैं, h का ऊपर नीचे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मेरे पास c और h का h² के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा h³ और इसकी सहायता से ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर CH आ जाएगा। तो इस कंडीशन में मेरे पास एनर्जी की टर्म में, एनर्जी की जो वैल्यू है वह अगर रिडबर्ग कांस्टेंट की टर्मिनोलॉजी में अगर मैं जनरेट करूं तो ये R, इसकी जगह तो कौन बैठ जाएगा, R, और CH और X का यहाँ पर क्या होगा, जुड़ जाएगा, और बाय क्या आ जाएगा, n², बाय क्या हो जाएगा, n²। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इसका मान भी
हम लोग निकाल सकते हैं, यानी रिडबर्ग कांस्टेंट की टर्मिनोलॉजी में भी निकालते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसके बारे में नहीं देखेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास कितनी आ गई एनर्जी, E1। क्या आ गई आपके पास, E1। यहीं से चले हम लोग, E1 का मान कितना आएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। अगर हम दूसरे ऑर्बिट की रेडियस की एनर्जी की बात करें तो 2 2 जा 4, n का मान अगर 2 रख दूं मैं तो कितना मान आएगा आपके पास, 2 2 जा 4। अगर सॉल्व करूं मैं तो कितना आएगा, 4 से इसको डिवाइड कर दूं मैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12 एंड सो ऑन, हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। इसी तरह से अगर मैं 3 रख देता हूं तो 3 3 जा 9, 9 से ये डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो ऑर्बिट जैसे जैसे दूर जाएगा वहां पर एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, जीरो की ओर, यानी फ्री जैसा बिहेव करेगा। कैसा हो जाएगा आपके पास, फ्री जैसा। और यदि मैं अगर अगर इन्फिनिटी अगर रख देता हूं तो उस कंडीशन में मेरे पास ई इन्फिनिटी पर ये जो एनर्जी होगी वह क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी उस ऑर्बिट, उस न्यूक्लियस के अंदर ऑर्बिट जो हमारे पास ये जो न्यूक्लियस है, ये जो ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन अनंत पर ऐसा बिहेव करेगा जैसे कि फ्री हो गया है, इसके जैसा करेगा, ये फ्री जैसा बिहेव करने लगता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी का मान निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एनर्जी को एक ग्राफ के थ्रू अगर यहाँ पर सॉल्व करूं तो मेरे पास यहाँ पर अगर देखूं तो n=1 पर ये जो एनर्जी होती है इसके अंदर देखो, यहाँ पर ये जो एनर्जी का गैप है 1 और 2 के बीच में, और फिर दूसरे वाले के बीच में एनर्जी का गैप में देखूं तो ये जो डिफरेंस है वो कम हो रहा है। डिफरेंस है वो देखो, इसमें डिफरेंस ज्यादा है और इसमें डिफरेंस क्या हो गया, बहुत कम हो गया। इसका मतलब हो गया यहाँ पर ये कि न्यूक्लियस के पास इनके जो एनर्जी होती है उसमें गैप क्या होगा, ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इस ऑर्बिट से क्या होते हैं, दूर जाते हैं तो इनका जो गैप होगा वह क्या होता है, कम होने लगता है। यानी पहले है वो दूरियां ज्यादा होगी और यहाँ जो दूरी है वो क्या होती है, कम कम होने लगती है। ये देखो यहाँ पे कम हो गई, इसके बाद फिर और इसकी कम हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर हमारे पास ऑर्बिट से हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो ये जो ऑर्बिट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वह क्या होगी, कम होगी। उनकी जो एनर्जी, क्योंकि यहाँ एनर्जी का डिफरेंस कम हो रहा है, एनर्जी का डिफरेंस कम हो रहा है मतलब क्या हो गया आपके पास, यहाँ जो डिस्टेंस होगा, यहाँ जो गैप होगा इनके बीच का वो क्या होगा, कम होगा। तो उस कंडीशन में मेरे पास यहाँ पर ज्यादा है, ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, कंपेयर टू दिस क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा, ये और इसके पास आ जाएगा। और ऊपर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये और इसके नजदीक आ जाएगा, ऊपर वाला और इसके नजदीक आ जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास क्या होता है, एनर्जी वेरी होने लगती है। यहाँ पर कितना था मेरे पास, -13.6 था। दूसरे की अगर बात करूं तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। अगर थर्ड की बात करें तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था हमारे पास। और अगर फोर्थ की अगर बात करें तो -0.85 हो जाएगा। और अगर चले हम लोग ई इन्फिनिटी पे तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी क्या आ जाएगी आपके पास, कोई गैप नहीं रह जाएगा। यानी एक तरह से ये क्या हो गया, इस न्यूक्लियस से ये जो इलेक्ट्रॉन है वह फ्री जैसा बिहेवियर करने लगता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये जो ऊर्जा अवस्थाएं हैं वह इक्वी डिस्टेंस नहीं होती है, समदूरस्थ नहीं होती है। ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस नहीं होती है। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करने या देखने को मिलता है। ये जो ऊर्जा अवस्थाएं होती है वो समदूरस्थ नहीं होती, बल्कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ से दूर जाते हैं तो इनका जो गैप है वह कम होने लगता है। इस प्रकार से हम लोग बोहर मॉडल के द्वारा किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हैं और उस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन, ये जो ऑर्बिट है वह कितने एनर्जी पर होगा या ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी वह हम लोग यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं।